टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जनवरी 26 के लिए बच्चा पार्टी इस वीडियो के अंदर है, हो जाओ तैयार। अंत तक जरूर देखना। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक्सपेक्टेड है केस स्टडी वो सारी कवर अप कर ली गई है इस एमसीक्यू के अंदर, इस वीडियो के अंदर। अंत तक जरूर देख लेना। बिल्कुल उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में इंस्टीट्यूट पूछता है। बहुत ज्यादा कीमती वीडियो है। एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करके कॉमेंट करो अब की बार इंटर पार, अब की बार इंटर पार। ठीक है सर जी, कोई भी डाउट हो ऊपर मुझे डीएम भी करना, इससे रिलेटेड मैं आपकी क्वेरीज भी लेकर के चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे चैनल पर 3 फ्री सीरीज और चल रही हैं, एक एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स, एक हर एक चैप्टर की की एडजस्टमेंट्स और एक हर एक चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है पूरे चैप्टर की। तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के फायदा जरूर उठाओ। और अगर आपको लग रहा है इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, वर्थ इट है, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी, 2 वीडियोस आएंगी इसके लिए, ये पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का। दोनों जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 10 और अगर आप डिटेल्ड एमसीक्यूज चाहते हैं, पूरा आईसीए की बुकलेट जिसमें कवर्ड है हमारी, जिसके अंदर पूरे लेक्चर्स हैं मात्र 10-12 घंटे के अंदर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट रिवीजन बैच लिंक है, उसके साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, चार्ट्स भी मिल जाएंगे, आरटीवी पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सब कुछ बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, वहाँ से एक्सेस जरूर करें। चलिए, हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। हम लोग बची हुई केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज की जो हैं। आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, बिना किसी देरी के। ड्रोन लिमिटेड करके एक संस्था है, 3 साल के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वो कर रही है, 3 साल के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है। 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है, तो 1 अप्रैल 24 से मतलब 24-25, 25-26 और 26-27, 3 सालों में कंस्ट्रक्शन की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ड्रोन लिमिटेड। ओरिजिनली जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था वो था 15 करोड़ रुपए। टोटल कॉस्ट लगने वाली थी अंदाजन 10 करोड़ और सोचा था कि 5 करोड़ का प्रॉफिट बचा लेंगे। असलियत में 24-25 में 3 करोड़ खर्च हो गए, 25-26 में 5.5 करोड़ खर्च हो गए। शुरू में अंदाजा था 10 करोड़ की लागत लगेगी 3 साल में और 15 करोड़ की कमाई होगी। 10 करोड़ की लागत लगेगी 3 साल में, यह अंदाजा था। पहले 2 सालों में ही 8.5 करोड़ की लागत लग चुकी है और 31 मार्च 26 आते आते ये अंदाजा है कि अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, कि अभी 1.5 करोड़ नहीं, तुम्हें लग रहा होगा कि टोटल अंदाजा था कि 10 करोड़ की लागत लगेगी, जिसमें से 8.5 करोड़ लग चुके हैं, तो 1.5 करोड़ और लगेंगे। 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 20 लाख और लग जाएंगे, 70 लाख रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा, एक्सक्लूडिंग अ वेरिएशन। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 करोड़ 20 लाख की एडिशनल कॉस्ट और लगेगी। ओ माय गॉड, अंदाजा बुरा ही पिटा है। हमने शुरू में सोचा था 3 साल में 10 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें पहले 2 सालों में लग गया 8.5 करोड़, तो तीसरे साल में 1.5 करोड़ ही लगना चाहिए, जबकि नहीं, तीसरे साल में कितना लग रहा है? एक तो 1.5 करोड़ से भी 70 लाख फालतू जा रहा है, 2 करोड़ 20 लाख, 70 लाख तो ये फालतू है और 1 करोड़ 20 लाख और लगेगा एडिशनल कॉस्ट, तो 70 वो और 1 करोड़ 20 लाख ये, 1 करोड़ 90 लाख रुपए फालतू लग रहे हैं अंदाजे से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 1 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू भी देने के लिए तैयार है मैनेजमेंट। चलो, कुछ तो राहत मिली कॉन्ट्रैक्टर को, अंदाजे से 1 करोड़ 90 लाख ऊपर गया, 1 करोड़ रुपया मिल भी जाएगा, रेवेन्यू भी बढ़ा दिया गया है। प्रोग्रेस बिलिंग्स 8 करोड़ की है। ये सब डाटा आपको दे रखा प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो, इसके बेस पर आपको क्या आंसर करना है? साल 25-26 में कितना रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करके चलेंगे? साल 25-26 में कितना रेवेन्यू आप प्यारे बच्चों रिकॉर्ड करके चलेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। AS7 का क्वेश्चन है, ये 24-25 साल है, ये 25-26 साल है। कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है? कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करके चलते हैं? ये आपको सिखाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। टोटल रेवेन्यू इनटू जितना उस ईयर में काम कंप्लीट हुआ, टोटल रेवेन्यू इनटू परसेंटेज वर्क कंप्लीटेड, इनटू परसेंटेज वर्क कंप्लीटेड। टोटल रेवेन्यू 24-25 में कितना था? 15 करोड़। 1 करोड़ जो बढ़ा है वो तो अगले साल 25-26 में जाके बढ़ा है, उसके बाद यहाँ पे 15 करोड़ ही अंदाजा था। ठीक है सर। और पहले साल काम कंप्लीट हुआ है 30%, तो पहले साल रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 4.5 करोड़। ये भी पूछा होता 24-25 का रेवेन्यू, वो भी निकाल के बता दिया आपको। मांगा 25-26 का है, वो भी निकालेंगे, अभी 24-25 का भी बता दिया आपको, वैसे भी जरूरत पड़ जाती है इसकी।
सर कैसे पता चला 30% काम कंप्लीट हो गया? भाई प्यारे बच्चों 24-25 में 3 करोड़ की कॉस्ट लगी है आउट ऑफ टोटल 10 करोड़, तो 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ 30%। ये देखो ना आप 24-25 में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अंदाजा था 10 करोड़ लगेगा, लगा 3 करोड़, तो एक्चुअल कॉस्ट इनका 3 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 10 करोड़ इंटू 100। ये भी एक तरीका है। 3 तरीके थे हमारे परसेंटेज निकालने के कि कितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है, हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका कि भाई 3 करोड़ लग चुका है डिवाइडेड बाय टोटल 10 करोड़ का खर्चा लगेगा इंटू 100, 30% काम कंप्लीट हो गया। एक था फिजिकल बेस पे 5 में से 3 फ्लोर कंप्लीट हो गए, 3/5 गुना 100 60%। एक क्वेश्चन में गिवन हो फिजिकल सर्वेयर, ठीक है। हमारे यहाँ ये वाला लग गया कॉस्ट वाला, ठीक है सर। 25-26 में क्या होगा? 25-26 में क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। 15 करोड़ का रेवेन्यू 1 करोड़ से बढ़ के हो जाएगा 16 करोड़, और ईयर 2 आते आते जो टोटल काम कंप्लीट है वो है प्यारे प्यारे बच्चों 71.42%। 71.42%। तो ये कितना हो गया? 16 करोड़ इंटू 71.42%, 11.42 करोड़ समथिंग, 11.42 करोड़ समथिंग, जिसमें से 4.5 हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। 11.42 माइनस 4.5, तो इस ईयर में कितना रिकॉर्ड होगा? इस ईयर में कितना रिकॉर्ड होगा? 6.92। ये आंसर आ रहा है आपका, ये आंसर आ रहा है 6.92, 6.92। भाई ईयर 25-26 आते आते 71.42% काम कंप्लीट हो चुका है क्यूमुलेटिव टोटल। ये नहीं कि केवल 25-26 में ही 71% काम कंप्लीट हुआ है, नहीं 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 नहीं, फिर तो पहले ईयर में 30 और दूसरे में 71, ये तो 101% काम कंप्लीट हो गया। 100% से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो सकता है क्या? ईयर 2 25-26 आते आते टोटल 71.42% काम कंप्लीट हो गया, जिसमें से 30% पहले ही साल में कंप्लीट हो चुका था। तो ईयर 2 के रेवेन्यू में से ईयर 1 वाला हटा देंगे। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 करोड़ इंटू 71.42 माइनस 30%। ईयर 2 आते आते 71.42% काम टोटल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हुआ था 30%, वो हटा दो, बचा 49.99 इंटू 16 करोड़ इंटू 16 करोड़। 71.42 माइनस 30 इंटू 16 करोड़ आएगा वही, बस थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो कभी पेपर में ऐसा हो राउंडिंग ऑफ के नजदीक कोई आंसर दिख रहा हो तो समझ लेना तुमने दूसरा तरीका लगा दिया है, क्लोज वाले आंसर को लिख देना, टिक कर देना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिखाएंगे? ये तो सिंपल बात है प्यारे बच्चों, ये तो सिंपल बात है प्यारे बच्चों। टोटल रेवेन्यू जो आप दिखा चुके ईयर 2 एंड तक, टोटल 4.5 यहाँ, 6.92 यहाँ, यानी 11.42, 11.42। उसमें से प्रोग्रेस बिलिंग हटा दो, इसमें से प्रोग्रेस बिलिंग हटा दो 8.5, हाँ सॉरी, प्रोग्रेस बिलिंग कितनी थी? 8 लाख। प्रोग्रेस बिलिंग कितनी थी? 8 लाख, ये हटा दो। तो 1142,85,714, 8 करोड़ में क्या बोल रहा हूँ यार, माइनस 8 करोड़, 1142,85,714 माइनस 8 करोड़, 342,85,714, 342,85,714। जितना आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया उसमें से जो बिलिंग आ चुकी है, जो बिलिंग आप कर चुके हो वो हटा दो, तो बचा हुआ क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। जो काम चालू है जिसकी बिलिंग होना अभी बाकी है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है सर। AS9 के ऊपर एक क्वेश्चन है, 2.5 करोड़ की आपने सेल करी है, जिसमें से 50 लाख रुपए का भी कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की AS9 में पहली कंडीशन होती है कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका हो, तो ये रेवेन्यू इसमें से रिकॉर्ड नहीं होगा, ये हटा देंगे। एक्सेप्टेंस पेंडिंग है 30 लाख रुपए की, ये भी हटाओ, ये भी एक कंडीशन है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की AS9 में, वो भी पूरी नहीं है। 20 लाख तो कंसाइनमेंट पे भेजा, भी सामने थर्ड पार्टी में बिका नहीं है। कंसाइनमेंट सेल को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब एजेंट फर्दर सेल कर देता है, एजेंट ने भी फर्दर सेल की नहीं है, तो ये भी हटाओ। तो 2.5 करोड़ में से 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख हटा दो, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। MCQ 4 AS29 के ऊपर लीगल केस चल रहा है जिसमें प्रोबेबल यानी 50% से ज्यादा चांसेस है 60 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
वारंटी ऑब्लिगेशन का लायबल एस्टिमेट भी आप कर सकते हैं, और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल लॉस है 40 लाख। कितना प्रोविजन बनाओगे? टोटल कर दो, टोटल कर दो, इसमें क्या, टोटल कर दो। प्रोविजन वाली शर्तें पूरी हो रही हैं, प्रोबेबल भी हैं, रिलायबल एस्टिमेट भी हैं, तो कर दो। ठीक है सर, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो कुछ था नहीं इसके अंदर, कुछ था नहीं इसके अंदर। उसके बाद अगली केस स्टडी है प्यारे बच्चों, ये रही हमारे सामने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के ऊपर है, और एस 22 और 24-20 के अंदर मिक्सअप है, 22 और 24-20 के अंदर मिक्सअप है। 20 की बात कर लेते पहले, एस 20 की। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आपसे मांगा जाएगा। भाई देखो जी, बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। पिछले लेक्चर में भी कराया मैंने ये, फिर भी मैं रिपीटेडली करा रहा हूँ। अर्निंग दे रखी है कितनी आपको, ये रही 18 करोड़ की, 18 करोड़ अर्निंग दे रखी है आपको, 18 करोड़ की बच्चा पार्टी। यस सर जी, अर्निंग इज 18 करोड़, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। बिफोर टैक्स है क्योंकि, लेकिन हमें कौन सी चाहिए होती है? टैक्स के बाद वाली। हमें वो चाहिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग अवेलेबल होती है। वो कौन सी होती है? टैक्स के बाद वाली। पहले सरकार को टैक्स दे देते हैं, उसके बाद भी प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, फिर आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी बेसिक ईपीएस के फॉर्मूले का न्यूमरेटर। तो टैक्स माइनस कर दो, प्रेफरेंस होल्डर का डिविडेंड तो है नहीं, टैक्स माइनस कर दो 30%। ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा? 60 लाख तो आउटस्टैंडिंग ही थे, प्लस बोनस दे दिया 1:4, बोनस पूरे 12 महीने के लिए लेते हैं, 60 लाख डिवाइडेड बाय 4, 60 लाख इंटू 1/4 का बोनस हो गया, प्लस फरवरी में 12 लाख शेयर्स और इशू करें, इनको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, 12 लाख गुना 2/12, क्योंकि ये बोनस नहीं है। तो यह आया आपका 18 करोड़ माइनस 30%, 12.6 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 प्लस 15, 75 और 2 77 लाख, 12.6 करोड़ डिवाइडेड बाय 77 लाख, 16.36। बेसिक ईपीएस आ जाएगा 16.36, बेसिक ईपीएस आ जाएगा 16.36 बच्चा पार्टी, 16.36 इज द बेसिक ईपीएस, 16.36 इज द बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड में क्या करेंगे? डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में क्या करेंगे तुम खूब अच्छे से जानते हो। न्यूमरेटर में जो ये हमारा 12.6 करोड़ है, इसमें क्या करेंगे? जो हमारी बचत हो रही है, डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ब्याज बचेगा तो अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ा दो। 9 करोड़ का 9 करोड़ रुपए के डिवेंचर्स थे जिसपे 9% का ब्याज हम पे करते थे, 9% का ब्याज हम पे करते थे, वो बचेगा। लेकिन माइनस 30% कर देना, क्यों? कमाई बढ़ेगी तो टैक्स भी तो लगेगा। जब 12.6 करोड़ आपने 30% माइनस करने के बाद निकाला था, तो ये जो अर्निंग नई अर्निंग पैदा हो रही है 9 करोड़ इंटू 9%, इसको 30% माइनस नहीं करोगे क्या? डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक अर्निंग है, ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, ये भी एक अर्निंग है, इस पे भी टैक्स लगेगा 30%, वो माइनस करो तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 करोड़ का 9% माइनस 30%, 56,70,000 कुछ। इसमें हम प्लस करेंगे 12.6 करोड़, 13 करोड़ 16,70,000, 13.167 करोड़, 13.167 करोड़, 13.167 करोड़। अच्छा, शेयर्स का क्या करेंगे? 77 लाख पहले से थे, और जो डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे उन्हें ऐड कर दो, जो डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे उन्हें ऐड कर दो। सारे एएस के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, रिवीजन लेक्चर्स करने के बाद ही एमसीक्यू पर आना चाहिए। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? टोटल डिवेंचर 9 करोड़ रुपए के हैं, हर 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स 1500 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। ओ माय गॉड, 1 लाख के डिवेंचर्स पे मिलेंगे 1500 शेयर्स, तो 9 करोड़ के डिवेंचर्स पे मिलेंगे कितने शेयर्स? 1500 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 9 करोड़, $1500 मिलेंगे क्या?
प्यारे बच्चों यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लीजिए, 15,000 कर लीजिए। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स के बदले में 15,000 शेयर्स मिलेंगे। ओके, तो 9 करोड़ के बदले में कितने मिलेंगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 9 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख। तो 77 लाख में प्लस कर दीजिए 1.35 करोड़ प्लस 77 लाख, हो गया 2 करोड़ 12 लाख, 2.12 करोड़। तो 13.167 डिवाइडेड बाय 2.12, 7 divided by 2.12, this is coming as 6.21, डाइल्यूटेड ईपीएस हो गया 6.21। बेसिक ईपीएस में हमने प्लस कर दिया डिवेंचर से होने वाला इंटरेस्ट की बचत, 30% टैक्स माइनस करने के बाद बचत होगी तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। न्यूमरेटर में 77 लाख शेयर में हमने जोड़ दिए जितने डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 13.167 डिवाइडेड बाय 2.12, 6.21 आ गया डाइल्यूटेड ईपीएस। सर ये कैसे आया 1.35 करोड़? क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स के बदले में 15,000 शेयर्स मिलेंगे, तो 9 करोड़ रुपए के डिवेंचर्स कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 9 करोड़। दिस इज इट, दिस इज इट। ये लो जी, तो बेसिक ईपीएस पूछा है, उसका आंसर आ गया हमारा पहले एमसीक्यू में 16.36, दूसरे में डाइल्यूटेड पूछा, उसका आंसर आ गया हमारा 6.21। तीसरे में पूछ रहे डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या पोजीशन रहेगी AS22 के हिसाब से। आओ प्यारे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों, AS22 का डाटा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पढ़ते हैं। ये देखो, ये देखो WDV डिफरेंस ड्यू टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब ये DTL है, ये DTA है, ये DTL का रिवर्सल है। क्वेश्चन ने सब बता दिया आपको। 30% का टैक्स रेट है, 30% का टैक्स रेट। तो प्यारे प्यारे बच्चों 2 करोड़ 40 लाख पे 30% निकाल लो, ये DTL है। 90 लाख पे 30% ये DTA, सब क्वेश्चन ने दे रखा है। और 30 लाख पे 30% ये DTL का रिवर्सल है 9 लाख। तो DTL 72 लाख में से DTA भी सेट ऑफ करो, सेट ऑफ हो जाता है, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड सेट ऑफ हो जाता है। और DTL भी रिवर्सल है जो ये भी हटाओ, तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बची 36 लाख। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी 2 करोड़ 40 लाख इंटू 30%, 72 लाख की, जिसमें से DTA माइनस कर दो 27 लाख और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो रही है 9 लाख, वो माइनस कर दो, ये बचेगा 36 लाख। सिंपल AS22 के क्वेश्चंस जो किए थे उनके बेस पर है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं। आपको पता होना चाहिए DTL और DTA सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड होते हैं तो आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, कट जाते हैं, इसलिए 72 लाख में से 27 लाख माइनस कर दिया और 9 लाख तो है ही DTL का रिवर्सल, वो तो माइनस हो गई होगा। तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई 36 लाख रुपए। और सब क्वेश्चन ने दे रखा था, ये फिगर भी, 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 टाइमिंग डिफरेंसेस भी दे रखे हैं, वो DTL बनेंगे या DTA ये भी दे रखा है, और टैक्स की परसेंटेज भी दे रखी है। तुम्हें तो बस माइनस करना है, कुछ भी नहीं। अच्छा, कैरिंग अमाउंट इतना है, रिकवरेबल अमाउंट इतना, एक्सपेक्टेड लॉस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ। तुमने लिखा कैरिंग अमाउंट यानी तुम कह रहे हो इतनी वैल्यू है, रिकवरेबल अमाउंट मार्केट में चल रही केवल इतनी, तो मार्केट की मानी जाएगी तुम्हारी थोड़ी। 12 करोड़ माइनस 9 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख। और बिजनेस बंद करने में 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा हो रहेगा। तो एक तो तुम्हारे एसेट की वैल्यू नीचे गिर गई इसलिए तुम बिजनेस बंद कर रहे हो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का केस है ना, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन AS24 में पढ़ाया था, क्या होता है, बिजनेस बंद कर देना। बिजनेस बंद करते टाइम तुम अपने एसेट बेच रहे हो, तुम कह रहे थे 12 करोड़ के, मार्केट में रेट निकला 9 करोड़ 60 लाख, तो बिकेगा केवल 9 करोड़ 60 लाख का ही, तो 2 करोड़ 40 लाख का तो ये घाटा, और बिजनेस बंद करने में 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा हो रहेगा, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ बच्चों। यस सर, 3.5 करोड़। नेक्स्ट, नेक्स्ट AS22 के हिसाब से डाटा दे रखा है। अकाउंट्स का प्रॉफिट है 264, अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 46, इनकम टैक्स के हिसाब से 72। तो प्यारे बच्चों बताओ, प्यारे बच्चों बताओ कितना टाइमिंग डिफरेंस आया यहाँ पर, 26, 72 माइनस 46। इनकम टैक्स वाले ज़्यादा डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, ज़्यादा डेप्रिसिएशन दे रहे हैं इनकम टैक्स वाले, जिसकी वजह से इनकम टैक्स के P&L में प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, और टैक्स कम देते हैं तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 26 इंटू मेरे हिसाब से 30% का रेट होगा, इसमें भी 30% ही है, 26 या 7.8 रुपीन करोड़ है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई है यहाँ पर।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई है यहाँ पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली डेप्रिसिएशन है 46, पर इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलेगा 72, 26 का डेप्रिसिएशन ज्यादा दे दिया। अब डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, ज्यादा अलाउड करोगे, खर्चा ज्यादा लिखोगे अपने पीएनएल तो प्रॉफिट नीचे आएगा, प्रॉफिट नीचे आएगा तो टैक्स नीचे आएगा, कम देना पड़ेगा टैक्स। तो 26 रुपए के टाइमिंग डिफरेंस पर 30% का टैक्स कम देना पड़ा 7.8, और टैक्स कम देते हो तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, AS 22 में सिखाया था आपको। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रिएटेड, तुमने लिखी हुई है 18, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हम अलाउ करेंगे केवल 6। ओहो, यानी इस बार क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, उल्टा केस है। तुमने खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है, इनकम टैक्स वाले खर्चा कम अलाउ कर रहे हैं, खर्चा कम अलाउ कर रहे हैं इनकम टैक्स वाले, तो प्रॉफिट बढ़ेगा इनकम टैक्स में, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा देते तो क्या क्रिएट होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट 3.6 करोड़। ऐसे अगला केस है, तुम कह रहे हो खर्चा 12, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं केवल 10, 2 का खर्चा कम अलाउ कर रहे हैं, खर्चा कम अलाउंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, 2 का 30% यानी कितना 0.6 करोड़। तुम टैक्स ज्यादा दे रहे हो, तुम्हारे हिसाब से खर्चा ज्यादा था टैक्स कम था, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं खर्चा कम है टैक्स ज्यादा है, तुम ज्यादा पे कर रहे हो अपने हिसाब से, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। तो क्या नेट क्या बचेगा, 7.8 माइनस 3.6 माइनस 0.6, डेफर्ड टैक्स एसेट में लायबिलिटी में से एसेट सेट ऑफ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ये बचेगा 7.8 माइनस 3.6 माइनस 3.6, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3.6, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3.6। वही क्वेश्चन ने पूछा, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3.6। उसके बाद ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है बच्चा पढ़, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 264 करोड़, मांगा क्या आपसे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मांगा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मांगा है। क्या करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, क्या करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तुम याद दिलाना चाहना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री यानी इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करते हैं, लेस करते हैं। जाओ कैश फ्लो के फॉर्मेट में झांक लो, करंट एसेट के इंक्रीज को लेस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी लेस होगा। ट्रेड पे लायबिलिटी है, लायबिलिटी के इंक्रीज को ऐड करते हैं, सब लिखा हुआ है, डीजीपी दिल ऐड डिक्रीज इन सी, इंक्रीज इन सी एल, लेस इंक्रीज इन सी, डिक्रीज इन सी एल इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इनकम टैक्स पेड, वो सब फॉर्मेट में लिखा हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड करते हैं, डीजीपी दिल का एल याद होना चाहिए बस आपको, सब कराया है, सब करा है। और परचेज ऑफ पीपी ये तो इन्वेस्टिंग आइटम है, सेल ऑफ पीपी ये तो इन्वेस्टिंग आइटम है, इंटरेस्ट पेड ये तो फाइनेंसिंग आइटम है, हमें तो ऑपरेटिंग वाला पूछा है बस क्वेश्चन ने। तो 22 और 18 माइनस कर दो, 10 और 4 जोड़ दो, 264 में से 22 और 18 माइनस कर दो और 10 और 4 जोड़ दो, 238। योर आंसर इज 238। MCQ नंबर 3 आंसर इज 238। बहुत ही सिंपल चीज, बहुत ही सिंपल चीज। कहाँ गया 238 करोड़। फॉर्मेट बना के करो, कर लेना तब भी यहीं पहुंचोगे, बिना फॉर्मेट के ही कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AS 29 के हिसाब से केस चल रहा है आपके ऊपर 60 करोड़ का, 40% प्रोबेबिलिटी है हारने की। इंजीनियर कह रहे हैं 35 करोड़ का एक खर्चा और लगेगा, आउटफ्लो वर्चुअली सर्टेन, 90% सर्टेनिटी है। एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस डाला, 70% प्रोबेबिलिटी हम जीतेंगे, 50 करोड़ का केस, 70% प्रोबेबिलिटी हम जीतेंगे। तो प्यारे बच्चों, ओरे प्यारे बच्चों, ओरे प्यारे प्यारे बच्चों रे, प्यारे प्यारे बच्चों रे, जो 35 करोड़ रुपए का इंजीनियर्स कह रहे हैं कि वर्चुअल सर्टेनिटी है, देना पड़ेगा, यानी 90% चांस है उसका, तो भाई प्रोविजन बनाओ 35 करोड़ रुपए का, उसके लिए तो प्रोविजन बनाओ। 50% से ज्यादा यानी प्रोबेबल चांसेस होते तो प्रोविजन बनाते हैं, सीधी सी बात। और जो कॉम्पिटिटर ने हमारे ऊपर 60 करोड़ रुपए का केस डाला, जिसके 40% ही चांस है कि हम हारेंगे, पहले वाला जो केस है वो केवल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनाओ। क्यों? 40% चांस का क्या मतलब होता है? प्रोबेबल से कम, पॉसिबल चांस है। और उस केस में प्रोविजन की एक शर्त टूट गई। प्रोविजन बनाने के लिए 3 शर्तें होती हैं। प्रोबेबल चांसेस है, आउटफ्लो होगा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड लायबल। यहाँ पे प्रोबेबल वाली शर्त टूट गई, 50% से कम चांस है, पॉसिबल चांस है, ना कि प्रोबेबल। और प्रोविजन की कोई भी शर्त टूटती है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आ जाएगी। और ये 10% से भी कम चांस होते तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं करते। AS 29 याद आना चाहिए आपको। चलिए, ये समाप्त होता है बच्चा पार्टी। सबको रिवाइज कीजिएगा, MCQ के टेस्ट जरूर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो कनेक्ट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।